दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBC हब में, जिसमें हम लगातार पढ़ रहे थे कक्षा 9th की साइंस NCERT हिंदी मीडियम में। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पाठ नंबर 6 लेके आया हूँ जिसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आणविक द्रव्यमान। पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा आयनिक यौगिक पढ़ लिए थे। आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखना सीख लिए थे कि आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखते कैसे हैं। संयोजकता पढ़ ली थी, किस आयन की कितनी संयोजकता होती है। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं आणविक द्रव्यमान। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी अणु का द्रव्यमान, यानी कोई आपको अणु दिया हुआ रहेगा, उसका द्रव्यमान निकाल के बताना है। तो बहुत ही आसान है ये। अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सब का द्रव्यमान निकाल दो और उनको जोड़ दो, तो किसका द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, अणु का द्रव्यमान। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन होती है इसकी कि किसी अणु में स्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, वो किसका द्रव्यमान होता है, अणु का द्रव्यमान। और वही क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, आपको कोई अणु दिए हुए रहेंगे और उनका आणविक द्रव्यमान आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो बिना टाइम खराब के हम आगे चलते हैं। आइए, आणविक द्रव्यमान हेडिंग डाल लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, किसी अणु में स्थित, किसी अणु में स्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है भाई। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार। ये लीजिए, किसी अणु में स्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से सब चीजें समझ में आती है। उदाहरण नंबर 1 लेता हूं, H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान। हो सकता है ये आपके पेपर में आ जाए, आणविक द्रव्यमान। अब आपको यहाँ पे वो सारणी काम आएगी जो मैंने पिछली 2-3 क्लासों पहले बनवाई थी। 20 तत्व बताए थे, 20 तत्वों के भार यानी द्रव्यमान बताए थे यू में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में। तो वो द्रव्यमान आपको याद होने चाहिए, तो ही आप किसी अणु का द्रव्यमान निकाल पाओगे। तो कि 20 से भार वालों का क्या होगा, तो जब कोई बहुत भार वाले तत्व आएंगे तो आपको क्वेश्चन में उनके भार दिए हुए रहेंगे, उससे आप आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लोगे। चलो अपन तो H2O का करते हैं। तो मैं बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान। देखो भाई ध्यान से, यहां कितने इस अणु का द्रव्यमान निकालना आपको। तो H2 कितने हैं, 2 H2 हैं, तो एक H का द्रव्यमान कितना होता है, एक AMU या एक U। तो यहाँ पे कितने H है, 2 H है। तो ऐसा कर दो भाई, 1 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 2U बोल दो या AMU बोल दो, बात एक ही है। फिर एक ऑक्सीजन है, तो क्या लिख दूंगा, ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान। तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, वो सारणी खोल के बैठ जाओ। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 16 उसका द्रव्यमान होता है। तो 16 तो उसका द्रव्यमान होता है। और यहाँ ऑक्सीजन कितने जने हैं, एक ही ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, 16 AMU। अब कह सकता हूं मैं, अतः है एग्जाम के हिसाब से H2O का कुल द्रव्यमान, H2O का कुल द्रव्यमान, तो मैं जोड़ दूंगा दोनों को, 2 + 16, तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 18 AMU बोल दो या 18 U बोल दो, एक ही बात है। तो आपने H2O अणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करके निकाल लिया, कितना होता है, 18। एबेसेदा आए तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे तो ऐसे लिख के आएंगे। एबेसेदा आए तो सीधा ही देख सकते हैं, 2H तो 2 AMU, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 8 2 18। एबेसेदा आए तो यानी MCQs आए तो उसमें तो आराम से लगा ही सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आए कि H2O का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, तो आप इसे स्टेप से लिख के आ सकते हो कि हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान इतना होगा,
ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान इतना होगा, अतः H2O का कुल द्रव्यमान इतना होगा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, नोट कीजिए आप। अभी अपन 2, 4, 5 एग्जाम्पल करेंगे इसके, पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन आणविक द्रव्यमान का। उदाहरण नंबर 2, पहला H2O हो गया। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान आ सकता है आपके। नाइट्रिक अम्ल, कई फॉर्मूले अपन को आते नहीं तो अभी से याद करते जाओ इनको। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, तो उसका क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। चलो स्टेप से निकालते हैं। पहले हाइड्रोजन है इसमें, तो क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान बताओ कितना होगा, कुल द्रव्यमान। एक हाइड्रोजन का एक होता है और यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 × 1 तो कितना हो जाएगा, 1 AMU। ठीक है, एग्री। अगला आ जाओ भाई, नाइट्रोजन, जितने जितने इसमें एलिमेंट है सबका निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का कुल द्रव्यमान बताओ कितना होगा। नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है और उसका डबल होता है तो 14 होता है। तो ये लीजिए 14, ये कितने नाइट्रोजन है, एक, तो 14 AMU। ओके, फिर एक और कौन बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर पे आता है। 8 दूनी कितना हो गया, 16, तो 16। लेकिन अब की बार ऑक्सीजन एक नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन है, तो 3, तो ये कितना हो गया, 48 यानी 48 AMU। अब आप कह सकते हो अतः है HNO3 का मतलब बार बार लिखने से याद हो जाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान बराबर, सबको जोड़ दो टोटल वालों को, 1 + 14 + 48, तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो ये कितना आ गया, 63 AMU, या सिर्फ लिख दो 63U, तो भी क्या है, आंसर एकदम सही है। तो देखा होगा आपने कि आप सिस्टमेटिक ऐसे लिख के आ सकते हो। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। एक बड़ा सा एग्जाम्पल और करवा देते हैं आपको, तो ये पहले नोट कीजिए। एक थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। आ जाइए, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। C6H12O6, ये 2-3 बार आ चुका है, फिर से कह रहा हूं याद कर लो, ग्लूकोज का हमेशा याद आएगा। C6H12O6 याद हो गया। इसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। चलो पहले कार्बन है, तो कार्बन का कुल द्रव्यमान, कार्बन का कुल द्रव्यमान बताओ। एक कार्बन का कितना होता है, 6 नंबर पे आता है, 12 होता है, तो 12 इसका द्रव्यमान होता है। यहाँ कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, तो कितना हो गया, 72 AMU, 72 AMU हो गया। फिर आ जाओ, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान, एक होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हैं, तो कितना AMU हो गया, 12 AMU हो गया। अगला आ जाइए, फिर लास्ट में कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान कितना लिखोगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए, 96 AMU। अब गुणा तो तुम्हें आना चाहिए, गुणा थोड़ा ना सिखाऊंगा मैं। तो अब आ जाते हैं, अतः है ग्लूकोज का कुल द्रव्यमान, कुल क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाला आपने, कितना निकालोगे, 72 + 12 + 96। अब इनको जोड़ के देख लो भाई, इनको जोड़ के देखें, किधर, इधर जोड़ लेते हैं। 72 है, 12 है, 96 है, 8 2 10, 1 8 9 9 और 8
कितने हो गए, 2 2 4 से 10, 1 9 10 8 18, 180। ये लीजिए 180 AMU। चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन याद नहीं करके निकालना आना चाहिए तुम्हें कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 AMU, या लिख सकते हो 180 U होता है। ये हो गया आपका आंसर। आपने बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से करना सीख लिए हैं, तो बात ध्यान से सुने आप। अब अगला करते हैं। अब आपने आणविक द्रव्यमान निकालना अच्छे से सीख लिया। अगली हेडिंग डाल लीजिए सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये क्या भला है, परमाणु द्रव्यमान पता चल गया, आणविक द्रव्यमान पता चल गया, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। तो ये कुछ नहीं है, पागल बनाने के लिए ऐसा किया गया और कुछ भी नहीं। यदि कोई भी अणु होता है उसका आप निकालते थे तो वो आणविक द्रव्यमान हो जाता था, लेकिन यदि कोई आयनिक यौगिक हो और उसका आपने द्रव्यमान निकाल लिया तो उसी को कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो मतलब वही चीज है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कोई भी आयनिक यौगिक दिया हुआ आएगा, आयनिक यौगिक आज ही आपने पाठ नंबर 5 में पढ़े, खूब सारे आयनिक यौगिक जिसमें एक प्लस का आयन होता है, एक माइनस का आयन होता है, जो मिलके आयनिक यौगिक बना लेते हैं। बस निकालने का तरीका वही है, वही सारणी आपके काम आएगी। उसी में से वजन उठा उठा के, द्रव्यमान उठा उठा के यहाँ रखना है, कुल द्रव्यमान निकाल देना है और वही कुल द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा। बस इतना कह सकते हो, ये सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो सिर्फ आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। तो मैं क्या कह दूंगा, जब आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान निकाला जाता है तो इसे कौन सा द्रव्यमान कह देते हैं, अरे सूत्र इकाई द्रव्यमान कह देते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कभी नहीं आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। इसको निकालने का तरीका आणविक द्रव्यमान के समान ही है। तो वही चीज है और कुछ भी नहीं है, आणविक द्रव्यमान के समान ही है। तो कुछ भी नई बात नहीं है, सूत्र इकाई द्रव्यमान एक तरीके का आणविक द्रव्यमान ही है। अब आपको एक एग्जांपल करवाता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण लिख देता हूं मैं कि NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करो। एग्जाम में ऐसा आएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करो। एग्जाम में ऐसे आ जाएगा, तो डरना ही नहीं है। सूत्र इकाई द्रव्यमान देवे, आणविक द्रव्यमान देवे, बात एक ही है, बस ये वर्ड दे देगा, वैसे ही निकालो आप। तो कैसे, Na का कुल द्रव्यमान, तो सोडियम को पहचानो भाई, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है और विषम संख्या है, तो 11 दूनी 22 और 1 जोड़ते थे विषम संख्या को, तो 23 हो गया। तो इसका वजन कितना होता था, 23। और सोडियम है कितना इसमें, एक ही सोडियम है, ये लो 1, तो कितना AMU आ गया, 23 AMU आ गया, बहुत ही आसान। फिर आ गया क्लोरीन का कुल द्रव्यमान, क्लोरीन को याद करो, एक बढ़िया सा अपवाद बताया था मैंने, कहा ये थोड़ा सा इसका अलग ही वजन होता है, इसका पॉइंट में वजन होता है, द्रव्यमान होता है 35.5 AMU, याद करो 17 नंबर पे आता है ये। तो कितना होता है 35.5 इंटू एक ही क्लोरीन है, तो कितना वेट हो जाएगा 35.5 AMU। आप दोनों को जोड़ दोगे तो NaCl का आ जाएगा, तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो कितना आ जाएगा 23 प्लस 35.5। तो मैं इधर जोड़ दूं 35.5 और 23 को जोड़ दो तो 5 8 और 5, तो 58.5 मतलब 58.5 AMU या 58.5 ओनली U।
तो ये बहुत ही आसानी से आ गए होंगे। अब बताओ, आपको दोनों प्रकार के आणविक द्रव्यमान रेडी है और सूत्र इकाई द्रव्यमान भी रेडी है। अब एनसीईआरटी ने बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रखे हैं, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, उनके आंसर निकाल लेते हैं। तो फिर आपके दोनों यहाँ पक्का प्रश्न आने वाला है। कंपटीशन में तो आते आते 9th क्लास में श्योर क्वेश्चन आएंगे, बोले वार्षिक में आए या वार्षिक एग्जाम में आए। तो अपन अब बारी है अपनी क्वेश्चन करने की। अब हम आपकी बुक के पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान पे आधारित हैं। तो ये आपका उदाहरण है 3.2 एग्जाम्पल है आपकी बुक का। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, अतः इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो चलो ज्ञात करते हैं। पहले किसका द्रव्यमान आ जाएगा? कैल्शियम यानी Ca का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, यहाँ कुल लिखते चलते हुए ताकि 2-3 जने भी हो। तो कुल द्रव्यमान कैल्शियम का कितना होता है, सारणी याद करो। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, 40 mu इसका द्रव्यमान होता है। तो 40 इसका द्रव्यमान होता है। यहाँ एक ही है कैल्शियम, तो कितना mu हो गया? 40 mu। काम हो गया। फिर आ जाएगा क्लोरीन यानी Cl का कुल द्रव्यमान, Cl का कुल द्रव्यमान। तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। यहाँ क्लोरीन अब की बार 2 है, तो 35, 70 और आधा आधा 1, 71, 71 हो गए भाई। गुणा करके देख लेना यदि तुम्हें ऐसा नहीं पता चले तो। 71 mu हो गए। तो बताओ कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40 प्लस 71, तो 70, 40, 110, 111। तो इसका इंटरेस्टिंग आया 111 AMU। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लिया आपने, उदाहरण 3.2। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। पहले इसको नोट कर लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो 2 मिनट में हो जाएगा। इतना बड़ा हो भले कोई बात नहीं। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कौन सा द्रव्यमान निकालना है? आणविक द्रव्यमान। आ जाइए। अब इसको ज्यादा वैसे हिंदी में लिख के फैला के नहीं करेंगे, या शॉर्ट रूप में निकाल के दिखा देता हूं। तो हाइड्रोजन 2 जन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है। टोटल कितना mu हो जाएगा? 2 mu। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 ऑक्सीजन है, कितना mu हो गया? 32 mu। Cl2 35.5 होता है, 2 क्लोरीन है, Cl2 है, तो कितना हो गया? 71 mu। CO2 आ जाओ भाई। यहाँ कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, 12 एक कार्बन है। अब ऐसे कर लो आप, कार्बन में जोड़ दिया किसका? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। ऐसे प्रत्येक परमाणु को अपने अपने डब्बे में सोल्व कर लो, जोड़ दो, बात वही है। वैसे जोड़ते थे अपन, अब ऐसे जोड़ दो, बात तो एक ही है। तो 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 2, तो 12 गुणा 1 तो 12 प्लस 16 गुणा 2 32। 32 से 12 कितने हो जाएंगे आपके? 44 mu। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का जो है आपका आणविक द्रव्यमान वो कितना होता है? 44 mu होता है। CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं या मीथेन बोलते हैं, 12 गुणा 1 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, ये लीजिए। तो 12 गुणा 1 12 और 4 गुणा 1 4, तो 12 और 4 कितना हो गया? 16 mu। तो मेथेन का जो द्रव्यमान है वो 16 mu होता है। C2H6, तो C2 यानी कार्बन का 12, लेकिन C2 है, 2 कार्बन है, तो गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये 12 × 2 कितने हो जाएंगे? 24 प्लस 1 गुणा से 6, तो कितना mu हो जाएगा? 30 mu। देखते जाइए आप। फिर आता है C2H4, तो 12 गुणा 2 कार्बन का प्लस 1 गुणा 4 हाइड्रोजन का, तो 12 गुणा 2 24 प्लस ये 4 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 28 mu, 28 mu। फिर आ जाओ NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, याद करते जाओ ये चीजें बार बार। तो नाइट्रोजन आया है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 × 1, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 गुणा 3, तो कितना हो गया? 14 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 17 mu, 17। ओके, लास्ट वाला देख लो।
यहाँ एक कार्बन है तो 12 गुणा 1 तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 1 गुणा 3 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा 1, लेकिन देखो फिर से एक हाइड्रोजन आ गया है तो हाइड्रोजन 3 नहीं है 4 है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई 4। थोड़ा आगे भी देख लिया करो, ये लीजिए तो कितना हो गया टोटल 12 गुणा 1 12। ये डब्बे डब्बे वाले पहले सोल्व किया करो, गुणा पहले करने हैं प्लस बाद में करने हैं। ये 1 गुणा 4 4 प्लस 16 गुणा 1 16, तो 16 और 4 20, 20 12 कितने हो गए 32 AMU। ये लीजिए आंसर ही आंसर। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हैं जो आपके 2 मिनट में हो गए। इनको आप ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। फिर और क्वेश्चन करते हैं जो भी NCERT के बचे हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आयनिक वालों में। देखिए, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करो। तो बात तो वही है, सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये 3 जनों के निकालने हैं आपको, ZNO का, Na2O K2CO3 का निकालना है। लेकिन कई बार क्वेश्चनों में ऐसे डाटा दिया हुआ आता है, देखो नीचे दिया हुआ है, दिया है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। यदि अब आपको पता है जिंक का तो आपको याद ही नहीं है, तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन में दे देते हैं। तो देखो जिंक का परमाणु द्रव्यमान दे दिया इसने 65, सोडियम का कितना दे दिया 23, पोटेशियम का कितना दे दिया 39, कार्बन का कितना दे दिया 12, ऑक्सीजन का कितना दे दिया 16। वैसे छोटे वाले तो अपन को याद होते हैं, लेकिन जैसे जिंक का पता नहीं था तो 65 दे दिया इन्होंने, पोटेशियम का पता नहीं था 39 दे दिया इन्होंने। अब तो आसानी से कर सकते हो। पहले किसका निकाल रहे हैं ZNO। चलो जिंक का कितना होता है 65, कितने जिंक है यहाँ पे, एक ही जिंक है, 1 से गुणा करके बंद कर दो डब्बे में ब्रैकेट में, प्लस कर दो। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणा 1, ये लीजिए। तो 65 प्लस 16, इनको सोल्व कर लीजिए। तो 65 और 16 1 1 7 1 8 81, ये लीजिए। AMU लगा दीजिए या U लगा दीजिए, एक ही बात है। ZNO हो गया। फिर Na2O, ये लो। सोडियम का कितना है 23, कितने सोडियम है 2 सोडियम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन है, तो 23 2 कितना हो गया 46, 46 प्लस 16, तो ये लीजिए 46 प्लस 16 6 6 12 1 5 और 1 6, तो ये कितना हो गया 62 AMU। बस जोड़ गलत नहीं होना चाहिए। फिर एक लास्ट बचा कौन है K2CO3। तो K2CO3 का क्या करेंगे अब। तो पोटेशियम कितना है 39, कितने पोटेशियम है 2 पोटेशियम है K2, प्लस अब आ गया कार्बन, कार्बन का 12 गुणा 1 कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन है 16, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन। तो थोड़ा देखो देखे 39 को 2 से इंटू गया, 9 दिन 18 1 6 1 7, तो 78 प्लस 12 प्लस 16 को 3 बार किया तो 16 3, तो कितना आ गया 48। तो ये लो जोड़ लीजिए इनको, 78 प्लस में 12 प्लस में 48, 8 2 10 8 18 1 8 9 9 4 13 138, तो 138 AMU। ये लीजिए कैसा ही प्रश्न हो, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ NCERT के हैं, प्योर आपकी किताब के क्वेश्चन है, बड़े आसानी से सॉल्व हो गए। इस हिसाब से आपने अणु परमाणु सारा कुछ पढ़ लिया है। इस टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसको कहते हैं मोल अवधारणा। ये मोल अवधारणा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री का आधार है मोल, मोल निकालना। तो ये मोल निकालना, मोल अवधारणा तभी आएगी जब आप अणुभार वगैरह अच्छे से सीख गए। तो यहाँ आपने अणुभार सीख लिया, तो यदि अणुभार आने लग गया तो मोल भी आने लग जाएंगे। तो ये सब लिख लीजिए आप, फिर अपन इसी को भी निपटाते हैं मोल अवधारणा। अगला पॉइंट होगा अपना जो ज़्यादा 9th क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं है, 11th क्लास में बहुत ज़्यादा आता है। तो 9th क्लास में जितना भी है सिलेबस में उतना मोल को अपन पूरा करके मानेंगे। तो अगले हेडिंग डालेंगे मोल अवधारणा। आ जाइए इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं अपन, मोल अवधारणा, जहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये मोल अवधारणा तो होता क्या है, एक मोल का मतलब क्या होता है, आ जाइए पहले समझते हैं इसको ध्यान से। कोई बोले कि 1 मोल परमाणु, ऐसा बोल दे, ध्यान से सुनोगे, 1 मोल
अणु, 1 मोल आयन। इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधा सीधा है, एक आवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक संख्या दी अपन को, तो कि चलो उस संख्या को याद करते हैं। पहले तो आ जाओ, आवोगाद्रो, पहले तो इसका नाम याद करना चैलेंज है, आवोगाद्रो, ठीक है, याद हो गया। आवोगाद्रो की संख्या, इन्होंने एक नंबर दिया तुम्हें, कौन सा नंबर दिया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23। याद करो इसको भाई। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, क्या काम आएगी, अभी काम आएगी। आवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब अपन आराम से इस मोल को बता सकते हैं। आवोगाद्रो की जो संख्या होती है वो यहां काम आएगी। 1 मोल परमाणु का मतलब क्या होता है कि आपने एक परमाणुओं की भरी हुई बाल्टी ली है, यदि उस बाल्टी में इसके बराबर नंबर के परमाणु पड़े हैं, यानी इतने परमाणुओं की संख्या है उस बाल्टी, जैसे हाइड्रोजन से भरी हुई बाल्टी ली, तो यदि उस बाल्टी में मान लो आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु पड़े हैं, तो उस उतनी मात्रा को मैं 1 मोल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 मोल। तो अब समझ में आ गया होगा, यदि परमाणु के 1 मोल की बात हो रही है तो उस पात्र में 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु पड़े हैं, तो उसको 1 मोल बोल दूंगा। तो मान लो उसमें परमाणु नहीं है, अणु पड़े हैं, जैसे H2O के अणु होते हैं, तो अणु पड़े हैं, तो यदि इतने अणु पड़े हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 संख्या में इतने अणु पड़े हैं, तो 1 मोल अणु हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल अणु हो जाएंगे। ऐसे कोई अणु नहीं है, कोई आयन पड़े हैं, जैसे सोडियम प्लस पड़ा है, और यदि वो सोडियम इतनी संख्या में पड़ा है आपके पात्र में, तो वो 1 मोल आयन्स हो जाएंगे। तो किसी भी चीज के पहले 1 मोल लगा सकते हो। 1 मोल परमाणु है, 1 मोल आयन है, 1 मोल अणु है, 1 मोल हर चीज के पीछे लग जाता है। जैसे 1 मोल व्यक्ति है, ऐसा भी बोल दिया, तो इसका मतलब व्यक्ति कितने होने चाहिए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23 व्यक्तियों के समूह को आप 1 मोल व्यक्ति बोल सकते हो। तो समझ में आ गया 1 मोल का अर्थ क्या होता है। तो एग्जाम में आएगा 1 मोल से क्या तात्पर्य है, या 1 मोल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? यदि आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु, आयन, अणु होते हैं तो उसे 1 मोल कहते हैं। तो अपन इसकी सिस्टमेटिक एक परिभाषा लिख लेते हैं। ये लीजिए, मैंने इसको सिस्टमेटिक लिख दिया है, बहुत ही इजी है। मोल अवधारणा, 1 मोल क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न आए तो कैसे लिखोगे? 1 मोल का अर्थ है कि किसी पदार्थ में, यानी किसी पदार्थ में 6.022 गुणा 10 की घात 23 आवोगाद्रो संख्या परमाणु अथवा अणु अथवा आयन मौजूद हैं। तो इसका मतलब भी क्या होता है? 1 मोल। यदि किसी पदार्थ में आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु हो अथवा अणु हो अथवा आयन हो, तो ऐसे पदार्थ को 1 मोल कहा जाता है। और ये 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, उसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो 9th में तो यही क्वेश्चन आ जाता है, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, फिर 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो कई बार यहाँ माइनस में 23 ऑप्शन मिलता है, तो इसको चीज़ों को ध्यान से आपका दिमाग खोल के याद करो। यहाँ प्लस के 23 है घात, माइनस की 23 नहीं, अपन जल्दबाजी में रहते हैं, ऑप्शन देखा 6.022 गुणा 10 की घात 23, माइनस तो दिखा ही नहीं, आंसर लगा के आ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ घात प्लस की है, माइनस की नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, इसका 1-2 फॉर्मूले याद करते हैं, फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब आ जाइए, आपने आणविक द्रव्यमान पढ़ लिया था, सूत्र इकाई द्रव्यमान पढ़ दिया, एक द्रव्यमान और आ गया आपको, मोलर द्रव्यमान। तो क्या ये क्या होता है? तो इसकी परिभाषा से पता है, 1 मोल पदार्थ को तौल लो और उसका द्रव्यमान होगा, वही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। जैसे आणविक द्रव्यमान तो 1 अणु का द्रव्यमान होता है, परमाणुविक द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है, और मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल आयन का,
एक मोल परमाणु का और एक मोल अणु का द्रव्यमान ही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। और एक मोल में एक अणु परमाणु नहीं होते, एक मोल में तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु और अणु होते हैं। तो अर्थात मैं क्या कह सकता हूं इसकी परिभाषा में, बहुत ही इजी है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान देना, क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ऐसी डेफिनेशन लिख के आनी है, यहां एक परमाणु का नाम नहीं बोला, एक मोल का नाम बोला है। अर्थात या दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हो कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु अथवा अणु अथवा आयनों का द्रव्यमान, ध्यान रखना, आयनों का द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि सर हमें मोलर द्रव्यमान का कैसे पता रहेगा। तो जो तुमने सारणी देखी थी रे, उसमें जो द्रव्यमान लिखे गए थे वो किसके लिखे गए थे, एक परमाणु का, मोल के नहीं थे वो, किसके थे, आगे जब यू लगता है तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो जैसे तुम एक एग्जांपल देके बढ़िया सी चीज बताता हूं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU होता है। ये आपने पहले पढ़ लिया, तो क्या यहां क्यों लिखा है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU। लेकिन यदि यही AMU की जगह आप ग्राम लगा दो तो वो बन जाता है 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान, अर्थात वो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बन जाता है। जब गणना ही करी गई तो ये ऐसा मेच खाया कि यदि AMU लगा दो तो वो एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाता है, और यदि उसी AMU की जगह ग्राम लगा दोगे ना आप तो वो 1 मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात लिख रहा हूं, तो मैं नीचे क्या लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, कौन सा, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो अब इसको एक को ही लिख दूंगा मैं और इसके आगे क्या लगा दूंगा, ग्राम पर मोल, ऐसा लिख दूंगा होता है। तो क्या अर्थ है इसका, अर्थात 1 मोल हाइड्रोजन लोगे ना तुम, 1 मोल हाइड्रोजन लेने का मतलब क्या है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं को इकट्ठा करो और उसको तोलो, तराजू पे तोल के देख लो तो उसका वजन 1 ग्राम आने वाला है। 1 AMU नहीं, 1 AMU तो अकेले एक हाइड्रोजन का होता है, 1 मोल में अकेला हाइड्रोजन नहीं होता, बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, उन हाइड्रोजन को तोला तो 1 ग्राम। तो आज के बाद में याद कर लो और वो सारणी ही तुम्हारा मोलर द्रव्यमान भी बता देगी। यदि उनमें AMU की जगह तुम ग्राम बटे मोल लिख दे तो ये मोल तो लिखने का कि 1 मोल का कारण ग्राम, तो आप यदि 1 मोल का निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, उस AMU की जगह या U की जगह ग्राम लगा दो तो वो तुम्हारा मोलर द्रव्यमान हो जाता है। तो आपको पूछ ले ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बताओ, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता था रे, 16 AMU। तो आप उसको 16 AMU मत लिखो, 16 ग्राम पर मोल लिख दो, 16 ग्राम बटे मोल, तो वो आपका कौन सा द्रव्यमान हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। ऐसे ही पूछा क्लोरीन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान तो हो गया 35.5 AMU, और मोलर द्रव्यमान पूछ ले तो आपको, तो आप कह दोगे 35.5 ग्राम बटे मोल। ऐसे बस आगे की यूनिट चेंज कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका परमाणु का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान है वो आपस में ही चेंज हो जाएंगे और पता लग जाएंगे। तो आपको यहां से ये पूरा हो गया होगा। अब आपके 2 सूत्र लिखवा दिए जाएंगे कि यदि न्यूमेरिकल आता है तो मोल निकालते कैसे हैं, तो मोल निकालने के फॉर्मूले बताए जाएंगे आपको। तो आगे ये लिखिए आप, फिर आगे बात करते हैं। आ जाइए मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये है मोल निकालना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो, 9th 10th 11th 12th सब जगह काम में आएगा। मोल जब भी निकालना हो तो अवयव का द्रव्यमान लिखना है ऊपर, यानी आपको दिया गया द्रव्यमान लिखना है कि मैंने पानी इतना लिया तो वो वाला द्रव्यमान लिखना है। अवयव, अवयव का मतलब होता है जिसका निकालना है आपको, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, उसका दिया गया द्रव्यमान। ध्यान रखना ये कौन सा द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान, जो बुक तुम्हें डाटा देगी, और इसके नीचे आएगा उसी अवयव का मोलर द्रव्यमान जिसका आप निकाल रहे हो, यानी ये लगा सकते हो नीचे अवयव का मोलर द्रव्यमान।
तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, वो कुछ ही नहीं, जो तुम निकालते आए हो आणविक अणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, वही नीचे डालना है। वो जब AMU में होता है और यहाँ ग्राम में अपने आप, तो यहाँ यूनिट का तो ध्यान ही नहीं रखना है, ऊपर वाली चीजें आपको ग्राम में दी हुई रहेगी और नीचे मोलर द्रव्यमान अपने आप ग्राम में होता है, तो कोई समस्या नहीं आनी। यानी वही चीजें करनी है आपको, अभी एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो ऊपर तो आएगा दिया गया द्रव्यमान और नीचे आएगा मोलर द्रव्यमान। याद करो, पहले तो फॉर्मूला ही आता है अवयव का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आ जाइए क्वेश्चन में, यदि किसी पात्र में 36 ग्राम जल है भाई, 36 ग्राम जल आपको दिया गया है, तो दिया गया द्रव्यमान है, तो मोल ज्ञात करो। तो मोल ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको क्या क्या दिया गया है, जल का द्रव्यमान दिया गया है। आ जाइए, जल का द्रव्यमान कितने ग्राम दिया गया है, 36 ग्राम, ये तो बुक ने डाटा दिया है। आपको क्या पता है जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, बताओ जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कुछ नहीं, इसका अणु का द्रव्यमान निकाल लो आप, वही मोलर द्रव्यमान होता है। तो जल का मतलब है H2O, तो हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2, आज तो यही सीखा पूरी क्लास में। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और एक ऑक्सीजन है 16, तो 2 + 16, तो कितना ग्राम पर मोल होता है रे, 18 ग्राम पर मोल। मैंने अभी बताया मोलर द्रव्यमान में जो इकाई लगाते हैं वो ग्राम पर मोल की लगाते हैं, तो ग्राम पर मोल, तो 18 आया। अब आ जाओ मोल कैसे निकालोगे, मोल, तो मोल का सूत्र लिखेंगे पहले, अवयव का द्रव्यमान, बार बार लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं, अवयव का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो अवयव का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम दिया हुआ है आपको, और मोलर द्रव्यमान कितना है, 18, तो 36/18, काटो पीटो इसको, तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 के आगे क्या लिख देते हैं, मोल। ये ले आपके आंसर आ गया भाई। आप क्या खाओगे, ये जो आपको 36 ग्राम जल दिया गया है ना, उसमें 2 मोल जल उपस्थित है। कितना मोल उपस्थित है, 2 मोल जल उपस्थित है। ऐसे आपको मोल निकालने हैं। तो ये देखा, ये आणविक द्रव्यमान कितना काम आता है। ये आणविक द्रव्यमान ही नीचे लगाया जाता है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान की यूनिट वैसे AMU होती है, बट उसको ग्राम में बदल के लगा दिया जाता है। तो आपको मोल के एक सूत्र समझ में आ गया होगा, यही मेन सूत्र है, अवयव का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो ये लिखिए आप, आ जाइए मोल का एक लास्ट सूत्र पढ़ लेते हैं कि कभी क्या होता है एग्जाम में आपको ये 2 सूत्र दिए हुए हैं, एग्जाम में आपको भार दिया ही नहीं, वजन दिया ही नहीं, द्रव्यमान, 2 तरीके से मोल निकाल सकते हैं। यदि आपको द्रव्यमान दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देंगे तो मोल आ जाएंगे। लेकिन कई बार द्रव्यमान नहीं देता, वो अणुओं की, परमाणुओं की, उनकी संख्या दे देता है, यानी अवयव में कणों की संख्या दे देता है। तो कणों की संख्या दे देगा तो उनमें अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देना, तो 2 हिसाब से मोल हो गए। भार दे यानी द्रव्यमान दे तो मोलर द्रव्यमान का भाग लगा देंगे, और कणों की संख्या दे अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे। तो अवयव में कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, तो इस फॉर्मूले से भी क्या निकल के आएंगे, मोल निकल के आएंगे। इस हिसाब से आपने आज पर्याप्त पढ़ाई करी है, तो सब कुछ आपने सीखा है। अब मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा इस वीडियो का, जिसमें चैप्टर तो खत्म हो गया, मान लो कुछ बीच में 1-2 लाइनें कोई छोटी मोटी बची हुई होगी तो वो मैं अगले में पूरी लिखा दूंगा। यानी मेरे वीडियो में से कहीं भी किसी भी बोर्ड की एग्जाम में, बोले बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी में, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं एक लाइन टू लाइन, तो बाहर तो कुछ आने से रहा, ना कोई न्यूमेरिकल गलत होगा, ना कोई थ्योरी गलत होने वाली है, कुछ ही गलत नहीं होगा, ना कंपटीशन में पर्सन गलत होगा। तो मैं अगली पार्ट में क्या करूंगा, तो थोड़े बहुत जो बचे हुए बीच के पॉइंट्स हैं छोटे मोटे, कोई बीच बीच में सारणी वगैरह या जो रटने वाली चीजें वो लिखवा दूंगा, और 5-7 क्वेश्चन आपके अभ्यास के करवा दूंगा, जो लास्ट में आपके बुक में होते हैं क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आ गए यहीं, लेकिन बचे हुए कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो एक पार्ट और बनेगा इसका, तो इस पार्ट को ढंग से देखें, बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।